हाँ जी, B10 में डाउट है। देखिए दो वेक्टर का P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर माइनस Q वेक्टर है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? P वेक्टर में ऐसा कौन सा वेक्टर जोड़ें जिसका डिफरेंस, जिसको अगर जोड़ें या सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वल आए, मतलब डायरेक्शन भी इक्वल आए और मैग्नीट्यूड भी इक्वल आए। तो Q वेक्टर को नल वेक्टर होना पड़ेगा ना बेटा उसके लिए। यस सर। समझ में आ रही है बात? नहीं समझा। नहीं समझे? नहीं समझा सर। सर एक बार एक क्यू वेक्टर ले लो, बाद में उसको थीटा करके ले लो ना, बाद में। क्या कह रहे हो? एक बार क्यू वेक्टर ले लो और उसको उसके बीच के एंगल को थीटा बोल दो। आप Q वेक्टर ले लो, देखो आप जैसे कोई भी Q वेक्टर ले लिया, लेट सपोज, तो P प्लस Q तो ये आएगा, सही बात है गलत बात? यस। और अगर P माइनस Q करोगे तो P नीचे माइनस Q क्या आएगा? ये वाला आएगा। तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं? ये दोनों वेक्टर बराबर हैं क्या, ऊपर वाला और नीचे वाला? नो सर। नो। तो ये बराबर अगर दे रखे हैं तो इसका मतलब Q वेक्टर होना ही नहीं चाहिए, Q वेक्टर 0 होना चाहिए। और Q वेक्टर कुछ भी लोगे तो ये दोनों बराबर नहीं आ सकते ना, सही बात है ओके गलत सर। बात? अच्छा तो Q वेक्टर 0 होगा, राइट। ओके। आप कह सकते हो, आप कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर P में Q अगर परपेंडिकुलरली जोड़ दें तो ये लेंथ आएगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का अंडर रूट, सही बात है गलत बात? यस। और Q को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो Q अपोजिट होके जुड़ेगा, तब भी ये लेंथ क्या आएगी? P स्क्वायर प्लस वही Q आएगी। स्क्वायर आएगा। लेंथ तो इक्वल है, लेकिन वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होने चाहिए ना। ये P प्लस Q यस सर। वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है और P माइनस Q वेक्टर की डायरेक्शन नीचे है, सही बात है गलत बात? ये माइनस Q वेक्टर, ये प्लस Q वेक्टर, तो दोनों वेक्टर इक्वल बोल रखे हैं। अगर मैग्नीट्यूड बोला होता इन्होंने, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तब अपन ये बात बोल सकते थे कि P वेक्टर और Q वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सही बात है गलत बात? यस सर। इन्होंने वेक्टर ही बोल दिया कि पूरे वेक्टर इक्वल है। वेक्टर इक्वल तो तभी हो सकते हैं जब दोनों में से कोई एक जीरो, मतलब दोनों में से एक नहीं, Q ही जीरो हो। P जीरो हो गया तब भी Q वेक्टर और माइनस Q वेक्टर बराबर हो जाएंगे, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, सही बात है गलत बात? Q ही जीरो होना पड़ेगा, तभी P वेक्टर P वेक्टर के बराबर आएगा, सही बात है गलत बात? यस। ये मैंने ना नया बोर्ड डाउनलोड किया है, तो ये ज्यादा बेटर है या फिर पहले वाला ही यूज करूं? ये सर वाला ये वाला ही बेटर है सर। तो ये वाला बेटर। ये बेटर है क्या? ओके, जैसा आपको कंफर्टेबल लगेगा वही यूज करें। इसमें एक्चुअली ये ब्लैक बैकग्राउंड का ऑप्शन है ना, तो उससे थोड़ा ये है कि आंखों पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, आप लोगों के भी नहीं पड़ेगा, मेरे भी नहीं पड़ेगा, है ना। यस सर। हाँ सर। इसलिए ये मैंने डाउनलोड किया। और कौन सा डाउट है आपके पास? ये तो B10 था, B11 में डाउट था, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये तो अभी अभी बता ही दिया इसी क्वेश्चन में मैंने, दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, इसकी भी लेंथ a है, इसकी भी लेंथ a है। लेट अस सपोज ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, समझ में आ रही है बात? इनका अगर सम करोगे तो ये आएगा, समझ में आ रही है बात? इसकी लेंथ आएगी अंडर रूट 2a, और अगर इनका डिफरेंस करोगे तो P में से Q को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी उसकी लेंथ कितनी आएगी? अंडर रूट 2a, सही बात है गलत बात? तो जो रिजल्ट आ रहे हैं P प्लस Q का और P माइनस Q का जो रिजल्ट आ रहा है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, सही बात है गलत बात? तो दे हैव इक्वल लेंथ एंड हैव एन एक्यूट एंगल बिटवीन देम। अच्छा, P प्लस Q और P माइनस Q में कितना एंगल है? तो P प्लस Q जो है वो P के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, क्यों? क्योंकि ये दोनों लेंथ बराबर है, सही बात है गलत बात? tan 45 शुड बी इक्वल टू 1। और P माइनस Q जो है वो भी P के साथ 45 बना रहा है, सही बात है गलत बात? ये माइनस Q है क्योंकि लेंथ तो दोनों बराबर ही है। तो एक तो P वेक्टर वाली लाइन ये हो गई, एक तो P प्लस Q तो इससे 45 एंगल बना रहा है, सही बात है गलत बात? और P माइनस Q इससे 45 नीचे की ओर बना रहा है। तो इनके डिफरेंस और सम के अंदर जो एंगल है वो कितना हुआ?
91 है 90 बेटा, डिग्री 90 ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये दोनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर भी हैं और इनकी लेंथ भी इक्वल है। ये भी √2a है, ये भी √2a है, राइट। ठीक है ना बेटा। ओके और कोई डाउट है? सेक्शन सी में डाउट नो बताइए। सर। यस सर, फिफ्थ वाला सेक्शन सी, सेक्शन सी में कौन सा डाउट है? फिफ्थ वाला C5। C5। इफ दिस इज ए यूनिट वेक्टर, द वैल्यू ऑफ, अरे यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए ना बेटा। 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, राइट। इसका सर, मैग्नीट्यूड कहाँ 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सर C5, 4 नहीं सर 5। सर C5 है। तो ये C5 ही नहीं है क्या? आपकी सीट में कौन सा है C5? The rectangular components of a vector are 2, 2। अच्छा, ये मेरे में C6 है। ओके सर ये डाउट है मुझे। ये भी डाउट है। हाँ तो ए वेक्टर आपको दे रखा है 0.5 i के प्लस 0.8 j के प्लस c के। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? i के पे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के पे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के पे कोफिशिएंट का स्क्वायर। और ये मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। इसने बोला नहीं ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, तो ये 1 होना चाहिए। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.25 प्लस 0.89। 0.89 2.5 plus 6.4 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 आ जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.11, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 11/100, 11/100। तो सी इज इक्वल टू √11/10। सही बात है गलत? प्लस माइनस, प्लस yes समझे? sir यस अगला है आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर 2,2। 2,2 मतलब ये पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है, राइट। यस तो 2,2 कौन सा, कहाँ पे होगा पॉइंट? 2,2 यहाँ पे हो गया। तो ये एक वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया आपने, ये वाला, राइट। 2,2। अब ये कह रहा है कि इसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, द कोरस्पोंडिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर 1, √3। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर 2,2। रुकिए यार, ये एक्चुअली ऐसे बोल रहा है, देखिए कि एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसके दो कंपोनेंट है 2,2, ठीक है ना। दो अलग अलग अच्छा कंपोनेंट है, मतलब उसका ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये इसके दो कंपोनेंट है, राइट। सुन रहे हो? yes sir यस तो ये एक ए वेक्टर हो गया। दूसरा एक वेक्टर है बी वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट है 1 एंड √3। समझ में आ रही है बात? तो इसका ये 1 है और ये √3, ठीक है बेटा। तो okay sir ये हो गया बी वेक्टर, इस तरीके से ये बी वेक्टर हो गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल बताना है। आप वैसे ही बता सकते हो आप कि बी वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाए, एक 1 हो और एक √3 हो। तो बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होगा बताइए? 60। एक, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल से 2 और 2। ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा? 45। सही बात है गलत बात? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक तो हॉरिजॉन्टल से 45 पे है, एक हॉरिजॉन्टल से 60 पे है, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो,
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ए वेक्टर के दो कंपोनेंट 2 आई कैप 2 जे कैप, बी वेक्टर के आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप। सही बात है गलत बात? अब दो वेक्टर दे रखे हैं आई कैप जे कैप में और इनके बीच में आपको एंगल बताना है। क्या करोगे? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए अपॉन मॉड, कल बताया था ना ये फॉर्मूला, इज इक्वल टू कॉस। Yes, sir. हाँ सर। इससे भी कर सकते हो। तो ए डॉट बी कितना आएगा? 2 प्लस 2 रूट 3, ठीक है ना। और मॉड ए कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 8। मॉड बी कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 4। तो ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर वही बात है, फिर आपको यहाँ पे बता नहीं पाओगे कि cos 15 की, अब ये वैल्यू तो आएगी कुछ ना कुछ, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो वैल्यू cos 15 की है क्या। इसलिए बेटर वही यही है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. वैल्यू तो आएगी लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो वैल्यू फिर cos 15 की है क्या, इसलिए ऐसे ग्राफिकली बनाओ और कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है ना बेटा? Okay, sir. सर C7 वाला, कौन सा? C7? C7 The x and y component are this and this. The force नहीं is सर, 2 उसके ik नीचे minus वाला, उसके नीचे the vector joining the नंबरिंग का। points. The The vector vector joining the points. हाँ Vector sir, joining same. the points. यही है ना, the vector joining the point 1, 1, -1 and 2, -3, Yes. 4। हाँ, हाँ, ये पोजीशन वेक्टर वाला हो गया ना बेटा। हाँ सर, सर इसमें शायद डायरेक्शन का भी कुछ है। डायरेक्शन क्या है मतलब? सर इसमें A से मम्मी दूध ले लो। from origin to एक तो 1, 1, 1 है, 1, 1, -1 है ना। तो एक है हमारे पास 2, -3, 4। तो एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? I cap plus J I cap cap plus J cap plus K minus cap. K cap बी का क्या होगा? 2I cap minus 3 plus 4K। तो आपको हाँ, पोजीशन ये भी वेक्टर फाइन कर। अब ए से बी की तरफ ज्वाइन करवाने वाला बनाना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होता है? जो बी का होता है उसमें से ए का सब्ट्रैक्ट कर दो। सही बात है गलत बात? Yes, sir. तो बी वाले में से ए का सर एक subtract मिनट, कर ये दो। समझा नहीं, हाँ, ये समझा नहीं है। बी वाले से एक करना है। ये समझा चुका हूँ मैं क्लास में थे आप लास्ट क्लास में? हाँ सर, ये लास्ट टाइम। हाँ हाँ सर, था। हाँ, तो उसमें एक बार रिकॉर्डिंग में देखिए, क्लास में लास्ट क्लास में समझाया था कि आर बी माइनस आर ए करना पड़ता है अगर ए से बी आपको लिखना है। समझाया था ना भाई? हाँ सर, हाँ, समझा था याद। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये आर ए वेक्टर है, ये आर बी वेक्टर है। और अगर ए से बी जो वेक्टर होगा ना, ए बी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा और ये होगा आर बी माइनस आर ए। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये आपको याद आया? मैंने ऐसे समझाया था। हाँ सर, आर बी माइनस आर ए कर दो और गेट बन माइनस आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 जे कैप। समझ में आ रही है बात? 2 में से 1 3 कैप बराबर है जी सर, 5 कैप -3 में से 1, फिर 4 में से -1 सब्ट्रैक्ट किया तो +5 आ जाएगा। राइट? आगे चलें? यस। yes, sir. और कोई डाउट है सेक्शन सी में? सेक्शन डी में डाउट है? No, sir. सेक्शन डी में कोई डाउट नहीं है। इट मीन्स आपको वेक्टर समझ में आ गया अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो वेक्टर अपन कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में। हाँ सर। सर एक्चुअली
स्टार्ट कर दिया क्या अपन ने? सर एक डाउट है हाँ पूछिए। सर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो दो पॉइंट है मुझे नहीं समझा सर। कौन से 2 पॉइंट? सर फर्स्ट पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लानर वेक्टर्स whose sum can be 0 is 3, and second है the resultant of these non coplanar vectors can be 0 or minimum number of non coplanar vectors whose sum can be 0 is 4। ओके, सर ये आपने नहीं शीट समझा में मुझे। शीट में से पढ़े ये हाँ पॉइंट? सर, हाँ सर। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लानर वेक्टर whose sum can be 0 is 3, ये बोला है। हाँ सर। लेट मी चेक द पॉइंट्स, एग्जैक्टली क्या है स्टेटमेंट वो देख लेता हूँ मैं। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लानर वेक्टर्स, अनइक्वल भी वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है। अनइक्वल कोप्लानर वेक्टर whose sum can be 0 is 3, ठीक है बेटा? ओके सर। तो दो वेक्टर, कोप्लानर का मतलब होता है एक ही प्लेन में लाई करने वाले, राइट? लेट अस सपोज मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ लाइक, ठीक है? और इस प्लेन में कोई दो वेक्टर का सम 0 हो, तो मैं एक बार के लिए यही बोर्ड वाला ही प्लेन ले लेता हूँ, इसको छोड़ो, हटाओ एक बार। दो वेक्टर का सम 0 हो मतलब, तो ऑब्वियसली वो दोनों वेक्टर का इक्वल होना जरूरी है, तभी उनका नेट सम 0 आएगा। सही बात है बोल? एक ए हो जाएगा, एक यस माइनस बी हो जाएगा। लेकिन अगर अनइक्वल ही लेने हैं, उसने बोला कि कोई भी वेक्टर इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब लेंथ में भी इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। लेंथ में भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ए वेक्टर में ऐसा क्या जोड़ूं कि नेट रिजल्टेंट 0 आ जाए? अगर इसके इक्वल लेंथ का जोड़ दिया तब तो वो इक्वल हो जाएंगे। उसने बोला कि अनइक्वल होने चाहिए, तो अनइक्वल आप कम से कम तो 3 लेने ही पड़ेंगे ना आपको, कि ये हो गया सर एक, और एक ये हो गया। ओके सर। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। कम से कम 3 लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप इक्वल मतलब सम 0 नहीं कर सकते। अगर चलो आप ऐसे बोलते हो कि नहीं सर ऐसे नहीं, अनइक्वल लेने हैं, तो आप ऐसे कर दो, तब भी सम 0 कहाँ हुआ? सम आ गया ना ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए प्लस बी तो है। हाँ Yes. सर। सही बात है गलत बात? ये प्लस बी है, तो अस को आपको इक्वल 0 करने के लिए यहाँ से एक सी वेक्टर और जोड़ना पड़ेगा। अब ए प्लस सी 0 हुआ है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो कम से कम 3 वेक्टर रिक्वायर्ड अगर कोप्लानर वेक्टर ले रहे हो तो, इनका सम 0 हो जाए। अब आता है नॉन कोप्लानर वेक्टर। नॉन कोप्लानर वेक्टर का मतलब क्या हुआ? जो एक प्लेन में नहीं है, राइट? जो एक प्लेन में नहीं है। तो अब मैं एक प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक प्लेन ड्रॉ कर लिया, राइट? दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। और अब मैंने इसमें 2 वेक्टर लिए, ये ए वेक्टर ले लिया, ये बी वेक्टर ले लिया। अब ये कह रहा है कि सारे वेक्टर एक ही प्लेन में नहीं होने चाहिए, मतलब एक वेक्टर इससे बाहर ले लो। तो बाहर के लिए सबसे बढ़िया है हमारे पास, जैसे मैं ऐसे ले लिया कोई बाहर की ओर। अब इस प्लेन से बाहर लेना है और मुझे एक ही टेल पे भी मिलाना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इस प्लेन से बाहर मतलब इस प्लेन से आउटवर्ड होना चाहिए, या तो ऊपर की ओर होना चाहिए या नीचे की ओर होना चाहिए, इस प्लेन में नहीं होना चाहिए। और मुझे एक ही No, टेल sir. पे मिलाना है वापस, 0 करने के लिए तो एक ही टेल पे मिलाना पड़ेगा। सही बात है गलत बात? Yes. बात ऐसे यस ऊपर से ऐसे घुमा के लाओ, ऐसे घुमा के थोड़ी होता है कोई वेक्टर, राइट?
तो अब हाँ, अगर सर। आपको जीरो करना है नॉन कोप्लेनर वेक्टर से, नॉन कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में नहीं होने चाहिए सारे वेक्टर, तो ये सी वेक्टर अगर बाहर हो गया तो अब जीरो करने के लिए हमें एक चौथा वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। सही बात है गलत बात? और वो वेक्टर ये Yes, वाला। sir. Yes, sir. तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर वेक्टर रिक्वायर्ड, नॉन कोप्लेनर वेक्टर रिक्वायर्ड आर 4 जिनका सम जीरो हो जाए। सही बात है गलत बात? 3 से आप जीरो नहीं कर सकते। Okay, sir. ये है हम्म। बताएंगे दोनों लाइनों का मतलब, अब समझे? हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। तो हमने वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको करवा दिया था लास्ट में, वो बता दिया था कि दो एडजेसेंट साइड्स अगर किसी पैरेललोग्राम की है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट होता है। नहीं सर। कहाँ तक पढ़ाए थे ये बताओ बस मेरे को। सर आपने सर, तो बस पिछली बार बोला था कि मैकेनिक्स शुरू करेंगे। नहीं, आपने आपको मैंने ये बताया था कि दो वेक्टर अगर आई कैप जे कैप में है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते होते हैं। हाँ सर, हाँ सर वो बताया था। सर आपने बताया ये था। डिटर्मिनेंट्स वाला बताया था। हाँ डिटर्मिनेंट वाला बताया था ना। हाँ यस सर। सर। यस सर, लास्ट में आपने यही बताया था, फिर क्लास खत्म हो गई थी। ओके, तो एक छोटी सी बात और बता देता हूँ इसमें, फिर मैकेनिक्स चालू करें। आप पैरेललोग्राम जानते हो? पैरेललोग्राम कैसा होता है? यस सर। हाँ यस सर। ये ऐसा पैरेललोग्राम होता है, राइट? यस सर। Yes. पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसा होता है, क्या होता है? अगर ये लेंथ है तो अगर ये लेंथ दे रखी है L, ये दे रखा है W, और इसके बीच की जो डिफरेंस है वो दे रखा है H, तो इसका एरिया क्या होता है बताइए? बेस इंटू हाइट, यस सर। बेस इंटू हाइट, L इंटू H। समझ में आ रही है बात? सुन रहे हो भाई मेरी बात? हाँ सर। तो यस इसका सर। एरिया होता है base into- अभी मैंने आपको ये बोला कि जो L और W थे ना, उसकी जगह मेरे पास ये A वेक्टर और B वेक्टर है। ये A वेक्टर है और इस W की जगह B वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो B वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, क्योंकि अब ये वाला A वेक्टर है, नीचे वाली साइड अगर A वेक्टर है तो ऊपर वाली साइड भी तो A वेक्टर होगी, क्योंकि पैरेलल है ये दोनों, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही मैग्नीट्यूड है, तो दोनों वेक्टर सेम हो गए। सही बात है गलत बात? ये वाली साइड भी क्या है? B वेक्टर है। अरे हाँ या ना? सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। Yes, ये sir. A वेक्टर हो गया, ये वाली साइड भी B वेक्टर होगी। समझ में आ रही है बात? यस सर। और अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? B के दो कंपोनेंट हो गए। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? B के दो कंपोनेंट हो गए, कितने कितने? सर B बी cos थीटा, बी बी cos थीटा cos थीटा और बी sin थीटा। B sin थीटा, ये B cos थीटा हो गया और ये बी B sin साइन थीटा। थीटा। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया कितना बोलोगे आप? बेस लेंथ A का मैग्नीट्यूड हो गया, यस सर। और ये हाइट कितनी है? B sin थीटा। बी साइन थीटा। लेकिन ये क्या है? ये तो जानी पहचानी टर्म जितना है। बी यस सर। क्या है ए ये? प्रोडक्ट बी। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। सही बात है गलत बात? यस सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि Yes, यदि sir. मैं कोई ऐसा पैरेललोग्राम बना दूं जिसके एडजेसेंट साइड्स A वेक्टर एंड B वेक्टर है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट जानते हो, बगल वाले, यस। जिनके एडजेसेंट साइड्स A वेक्टर एंड B वेक्टर हैं,
बाकी दोनों साइड तो ऑब्वियसली ही है वेक्टर बी वेक्टर होंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि पैरेललोग्राम हाँ, सर। बना रहे हो, पैरेललोग्राम बना रहे हो तो पैरेलल होनी चाहिए, तो वो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे। तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो यहाँ पे लिख लेना एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose adjacent sides are A vector and B vector is given by mode of A cross B, right? ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलूं? Yes, sir. तो यही एक छोटी सी चीज बची हुई थी, अभी अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है बेटा? Okay. Yes. काफी टाइम हो गया बैच शुरू हुए, फिजिक्स अब चालू हो रही है ना? चलिए, तो 11th में अपन जो मेनली टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। फिजिक्स की काफी सारी ब्रांचेज हैं, तो हम उसमें से सबसे पहले चालू करेंगे मैकेनिक्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ठीक है? मैकेनिक्स के बाद अपन पढ़ेंगे वेव के बाद अपन पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में मैकेनिक्स का एक पार्ट है जो लिक्विड से रिलेटेड है, फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट? इसका एक ही टॉपिक है हमारे सिलेबस में। वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स काफी अच्छी ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है ना? लेकिन हम यहाँ पे इसको तो प्रॉपर से एक टॉपिक पढ़ेंगे इसका, ठीक है? अगर आप बीटेक में Okay, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोगे ना तो उसमें पूरा सब्जेक्ट आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे मैकेनिक्स के अंदर हम सबसे पहले चालू करेंगे काइनेमेटिक्स, और उसके बाद में काइनेमेटिक्स के बाद में अपन काइनेटिक्स चालू करेंगे। काइनेटिक्स के अंदर अपन बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसको शॉर्ट में एनएलएम लिखा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क के बारे में बताएंगे, फिर एनर्जी के बारे में बताएंगे, फिर पावर के बारे में बताएंगे, राइट? ये एक ही चैप्टर हो गया फिर पूरा मिला के। उसके बाद अपन सर्कुलर मोशन, मोशन का ही एक स्पेशल फॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है तो। फिर अपन सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे इसमें। फिर अपन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि अपन कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, राइट? और फिर उसके बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। इतने टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स में। उसके बाद वेव में अपन दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक ही टॉपिक है। वैसे दिन को 2-3 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के 4 टॉपिक बन जाते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक ही टॉपिक है। इसमें अपन एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, तो सबसे बड़ा पोर्शन हमारा मैकेनिक्स ही चलेगा काफी टाइम तक, राइट? सर टेस्ट में क्या आएगा?
टेस्ट कब है? मतलब ऐसा होगा ना अभी आने वाले में। होगा तब, जहां तक हुआ है हमारा तो वहां तक आएगा, ठीक मैथमेटिकल है। टूल पूरा आएगा। ठीक है। सर हाँ सर मतलब जो हमारे टेक्स्ट बुक मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर्स है उनका क्या, या फिर इन्हीं में आ जाएगा उसमें? वो सब इसी में तो आ जाएंगे बेटा, सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा काम। ठीक है। काइनेमेटिक्स में अपन ओके 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ रहे हैं इसको। वैसे ये एक ही कोई भी बुक में आपको ये एक ही टॉपिक मिलेगा, लेकिन हम इसको 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ाते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन। ठीक है। ओके सर। इवन एससी वर्मा में भी ये एक पूरे एक नाम से दिया हुआ है टॉपिक। तो हम इसको थोड़ा इसमें अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो इससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है 3 अलग अलग तरीके से, मतलब 3 टॉपिक्स को अलग अलग तरीके से डील करने से। तो हम सबसे पहले चालू कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो बेटा ठीक है, सबसे पहला टॉपिक रेक्टिलिनियर मोशन चालू कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज रेक्टिलिनियर मोशन। तो इस वर्ड में एक नाम आ रहा है लीनियर। लीनियर वर्ड आ रहा है ना, और हाँ लीनियर सर। वर्ड से आपकी जान पहचान है पहले से। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes. मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज रेक्टिलिनियर मोशन। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि मोशन अलोंग वन डायमेंशन। 3 डायमेंशन आपने मूवी देखी है ना, डायमेंशन जानते हो ना? हाँ सर। हाँ सर। 3D मूवीज देखते हो, जैसे ये एक प्लेन है जिसके ऊपर जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो कितने डायमेंशन में है? रूडी। 2 डायमेंशन में है ना। जो आपका कमरा है वो क्या है? 3 डायमेंशन में है। 1 3D। डायमेंशन मतलब एक ही लाइन के एक अलोंग, सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन इज 1 डायमेंशन। ठीक है ना। तो मोशन अलोंग वन यस। डायमेंशन या मोशन इन ए 1 डायमेंशन या मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब मुड़ना नहीं चाहिए। अगर पार्टिकल आगे जा रहा है तो वापस आएगा अगर, तो इसी लाइन के अलोंग आए। ठीक है ना। यस। जो ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है वो आगे गया, काफी दूर आगे गया गया गया, फिर वो वापस अगर रिटर्न करा तो इसी लाइन के अलोंग कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मुड़ने लग गया या फिर इधर कहीं चला गया, ये वाले मोशन नहीं कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है ना। काइनेमेटिक्स का अपन केवल वो पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आ रही है? ओके। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है मोशन। ठीक है, तब से मोशन मोशन चला रहे हैं। पहले मोशन के बारे में तो पता हो क्या होता है? बता सकते हो मोशन क्या होता है? मोशन को हिंदी में बोलते हैं मूवमेंट गति। मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कह रहे हो बेटा? मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाषा नहीं समझ में आई मुझे, आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके। अभी आप चेयर पे बैठे हो आराम से? यस यस सर। सर। अभी आप मोशन में हो या नहीं हो? नो सर बता नहीं सकते। सर रेफरेंस चाहिए कोई। हाँ, सर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? यस सर वो चाहिए। सराउंडिंग सर, सराउंडिंग। सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब अगर एक ट्रेन में आदमी बैठा है, चलो ट्रेन की बात छोड़ो, धरती पे ही बैठा है,
अर्थ पे बैठे हो, आप बैठे हो लेट अस सपोज, ठीक है ना, ये अर्थ है और इस अर्थ पे यहाँ पे चेयर डाल के आप अपना बैठे हो आराम से, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये बैठे हो आप, और आपके बगल में आपकी मम्मी खड़ी है, वो आपसे वो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा आराम से रेस्ट कर रहा है चेयर पे बैठ के, सही बात है गलत बात? यस और वो रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है, मतलब ये आपका फ्रेंड है लेट अस सपोज, ये आप हो ए, बी ये कह रहा है कि ये एज है वो रेस्ट पे है। एक इंसान जो अर्थ से बाहर गया है स्पेस में, उसको तो अर्थ ही मूव करती हुई दिखाई दे रही है, सही बात है गलत बात? यस यस सर। वो क्या कह रहा है कि ये ए अर्थ पे है, हाँ बी भी अर्थ पे है, तो सर बी ये कह रहा है ए अर्थ, ए मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, एक्चुअली बी खुद ही कर रहा है, बी खुद मूव कर रहा है, सही बात है गलत बात? हाँ सर ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, ये कौन बोल रहा है? ये सी बोल रहा है, सही बात है गलत बात? तो अब इन दोनों में से ए को बी ने तो रेस्ट पे बताया और सी ने मोशन में बताया, इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? सर दोनों ये सही के है। रिस्पेक्ट पे सही है। दोनों अपने अपने फ्रेम में सच बोल रहे हैं, सही बात है गलत बात? अब भाई यस बी सर को वो रेस्ट पे दिख रहा है, बी के हमेशा वो बगल में खड़ा है, तो बी उसको मोशन में कैसे बोल देगा? और सी भाई उनको, सी को उनकी पोजीशन में डिफरेंस दिख रहा है, सी बोला कि पहले ये यहाँ थे अब यहाँ है, ये रेस्ट पे कैसे हो सकते हैं? अगर ये रेस्ट पे है तो ये यहीं रहने चाहिए, सही बात है गलत बात? यस यस सर तो जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, जैसे बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज हो रही है, सी बोला थोड़ी देर बाद में ए यहाँ पहुंच गया, तो जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में, सही बात है गलत बात? ऑब्जर्वर, यहाँ पे दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, समझ में आ रही है बात? यस सर जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो ऑब्जर्वर तो बोलेगा रेस्ट में है, और जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, वो ऑब्जर्वर बोलेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, सही बात है गलत बात? तो मोशन हाँ केवल सर ऑब्जेक्ट का डिफाइन नहीं कर सकते अपन, मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों की जरूरत है, सही बात है गलत बात? कि ऑब्जर्वर कौन है, समझ में आ रही है बात? कौन ऑब्जर्व कर रहा है इस हाँ मोशन सर। को, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर बताना भी हमें जरूरी है। तो मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ, सही बात है गलत बात? यस सर अभी कोई बीच में कुछ पूछना चाह रहा था, यहाँ पे लिखा है ना, मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ सर। Motion is a combined property of both object and observer. An object can be at rest with respect to an observer or cannot be at rest with respect to another observer. Means अपन ये कह सकते हैं, if relative position of object, if relative position of object and observer is changing, then ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, या फिर इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हो आप, if position of object is changing with respect to observer, है ना, वरना कंफ्यूज हो गए सर ये रिलेटिव क्या है, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। if position of object is changing with respect to observer, then object is said to be
इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, ठीक है ना? Yes, sir. मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। तकलीफ है बेटा किसी को? नो सर। वो आगे लास्ट चलें? बताया रिस्पेक्ट के बाद वाला। हाँ, सर वो लास्ट लाइन बता दो ना। if the position of an object if the position of an object is changing with respect to an observer, सर वो नहीं था, विद रिस्पेक्ट के बाद वाला। with respect to an observer, then object is said to be in motion with respect to the observer. हाँ सर ठीक है। Then object is said to be in motion with respect to that observer. ठीक है, समझ में आया भाई? हाँ सर। आगे चलो। हाँ सर। Yes, sir. आगे चलता हूँ। सबसे अपने वर्ड यूज किया एक ऑब्जेक्ट पोजीशन। पोजीशन तो समझते हो ना सभी बच्चे? यस सर। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन वेक्टर आपने बताया ना कि किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी की पोजीशन देखी जाती है, राइट? Yes, sir. किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी की पोजीशन देखी जाती है, तो ये हो गया। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। तो अब रेफरेंस कौन हो गया? ऑब्जर्वर हो गया रेफरेंस। समझ में आ रही है बात? ऑब्जर्वर Yes. रेफरेंस हो गया। कि हम अपन बात कर रहे हैं ना कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ऑब्जर्वर। तो रेफरेंस कौन हो गया? रेफरेंस हो गया ऑब्जर्वर। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सही बात है गलत बात? ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है। समझ में आ रही है बेटा बात? और अगर Yes, sir. ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, थोड़ी देर बाद में ये यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, कहीं भी हो गया, ये यहाँ हो गया, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. पोजीशन मतलब लोकेशन बता रहा है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, वही उसकी पोजीशन है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तकलीफ है बेटा? यस सर। आगे चलता हूँ। तो रेस्ट वाली टर्म का तो अब मोशन के बारे में मैंने बता दिया कि मोशन क्या चीज है, तो ऑब्वियसली आप ये बात तो समझ ही गए होंगे रेस्ट क्या चीज है। मोशन का अपोजिट रेस्ट। अगर Yes, हमारे sir. पास पोजीशन चेंज नहीं हो रही ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पे है। सही बात है गलत बात? आप लोगों हाँ को मेरी सर। बात समझ में आ रही है? यस। कितने बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसी बात में? नो सर, नहीं हो रहा है। नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया ना? अच्छा, यहाँ पे एक चीज हो, लेट अस सपोज ये आदमी है A, ये आदमी है B। फिजिक्स में आदमी ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना? ड्राइंग पे ध्यान मत देना। तो इस A बंदे को B ने देखा, यार ये मेरे से 5 मीटर दूर है। समझ में आ रही है बात? यस। किसने देखा? B ने। तो B क्या हो गया? ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर A हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि B ऑब्जर्व कर रहा है। और लेट अस सपोज कोई C इन दोनों को देख रहा है, ठीक है ना? C यहाँ खड़ा है, वो इन दोनों को देख रहा है। C आराम से रेस्ट पे खड़ा है, टेंशन नहीं है उसको। और उसने देखा कि B जो है वो उसको पकड़ के किसी ने खिसका दिया, B को बेहोश करके यहाँ कर दिया, रख दिया। पहले बेहोश किया, फिर इधर ले आए, तो B को पता ही नहीं चला। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। अब B ने देखा कि A जो है वो 7 मीटर दूर है, तो B तो ऑब्जर्वर है,
बी क्या बोलेगा, बी जो भी कमेंट करेगा वो किस पे करेगा, ए पे करेगा। बी बोलेगा कि सर देखो मुझे बीच में नींद आ गई थी और ए जो है वो 2 मीटर आगे चला गया। सही बात है गलत? हाँ सर। मुझे यस बीच में सर। नींद आ गई थी, पहले ए मेरे से 5 मीटर दूर और अब ए मेरे से 7 मीटर दूर है, तो ए जो है वो 2 मीटर आगे चला गया, बीच में धोखा दे गया मेरे को। सही बात है गलत? हाँ सर। सी से पूछा कि भैया तू बता यार, तेरे को यहाँ पे निष्कर्ष के लिए खड़ा है। तो सी बोला देखो सर, ए बेचारा ईमानदार आदमी है, इस बी के साथ किसी ने गद्दारी कर दी, इसको पीछे कर दिया किसी ने, ठीक है ना। तो ये 7 मीटर की दूरी होगी इसके बीच में। तो सी ने हमें स्पष्ट बात बता दी, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या बी झूठ बोल रहा है? नहीं सर, उसके रिस्पेक्ट में सही है। बी ऑब्जर्वर है और वो जो भी कमेंट करता है वो ऑब्जेक्ट पे करता है। ऑब्जर्वर को कभी इस बात का नहीं पता होता कि वो खुद मूव कर रहा है, वो तो कोई तीसरा बंदा देख के बताएगा कि वो मूव कर रहा है। समझ में आ रही है बात? मतलब ऑब्जर्वर के लिए वो खुद रेस्ट में हमेशा। हाँ, ऑब्जर्वर के लिए खुद ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे रहता है। हम बोलते हैं ना कि ये बिल्डिंग रेस्ट पे है, बोलते नहीं है क्या हम लोग? हाँ सर। बोलते हैं ना बिल्डिंग रेस्ट पे है। क्यों? बिल्डिंग तो मूव कर रही है अर्थ के साथ, क्योंकि हम भी अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं। सही बात है गलत बात? तो जो अर्थ के यस। रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है वो हमारे रिस्पेक्ट में भी रेस्ट पे। सही बात है गलत बात? हाँ। यस। यस सर। तो ऑब्जर्वर खुद का मोशन ऑब्जर्व नहीं कर पाता। हम खुद का मोशन ऑब्जर्व कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। हम अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, हम इस मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। सही बात है गलत बात? यस सर। हाँ सर। सर तो ऑब्जर्वर को अगर बीच की दूरियां बड़ी है तो ऑब्जर्वर हमेशा क्या बोलेगा कि ऑब्जेक्ट ही मूव किया है, ऑब्जर्वर खुद अपने आप को मोशन में नहीं मानता। समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ पे बेसिकली मोशन किसने किया? बी ने किया। सी के रिस्पेक्ट में देखें तो बी ने मोशन किया, बट बी के रिस्पेक्ट में मोशन किसका हुआ है? ए का ही हुआ है। बी को यही लग रहा है कि ए आगे मूव किया। सही बात है गलत बात? यस सर। हाँ सर। यस ऑब्जर्वर के सर। रिस्पेक्ट में चाहे ऑब्जर्वर खुद मूव करे तब भी ऑब्जर्वर मोशन ए का ही बताएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है बेटा? ओके सर। Yes. ठीक है, अब आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे जो बढ़िया बढ़िया टर्म्स हैं जिनको अपने को पढ़ना है अच्छे से डिटेल में, उसमें सबसे पहली टर्म है डिस्प्लेसमेंट। और सभी बच्चे इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो जानते ही हैं। हाँ सर। यस सर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, बता दोगे? सर शॉर्टेस्ट Shortest distance. इन अ पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सर आपने लाइन। Initial position and final position. इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया उस बच्चे ने। एक पार्टिकल पहले यहाँ था और वो कैसे कैसे मूव किया आई डोंट नो, और फाइनली जब मैंने देखा तो वो यहाँ था। राइट? समझ में आ रही है बात? हाँ सर। Yes, sir. ये ऐसा वाला बोर्ड कोई और टीचर भी यूज करते हैं ना? ADSR यस करते हैं। सर। मैंने उनका हाँ कोई सर। यूट्यूब पे, तो उसमें ऐसे वाले बोर्ड पे अपलोड भी थे सारे वीडियो। तो उसमें ये क्रॉस सिंबल ही आता है क्या उनका भी? हाँ यार ये सिंबल थोड़ा अजीब सा लगता है क्रॉस वाला। चलो कोई ना, देखेंगे इसको कल, माथाबाजी करेंगे। तो ए से बी तक ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी पार्टिकल की, और ये फाइनल होगी। तो अगर अपन ओरिजिन को ही रेफरेंस ले रहे हैं तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। सही बात है गलत बात? इनिशियल। और ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया फाइनल। सुन रहे हो बेटे बात? यस सर। ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हुआ। अब ऑब्जेक्ट चला कैसे कैसे? ऑब्जेक्ट चला कुछ इस तरीके से और फाइनली यहाँ आ गया। ठीक है ना? ये इस बात के रॉन्ग चला। हम तो कह रहे हैं कि बस फाइनल के रिस्पेक्ट में इनिशियली कहाँ है, सॉरी इनिशियल के रिस्पेक्ट में फाइनल कहाँ है, वही डिस्प्लेसमेंट है। सही बात है गलत बात? सर ये ग्राफ है। नहीं नहीं, ये ग्राफ नहीं है, ये वाई वर्सेस एक्स जो है। अरे
हाँ सर, ये ग्राफ है या ये सब पाथ है ऑब्जेक्ट का? ये पाथ है, इस पाथ के अलोंग वो मूव किया है, राइट, ये और बी पे पहुंचा है। तो ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट, ए इनिशियल से फाइनल का डायरेक्ट दूरी, डायरेक्ट ज्वाइन करने वाला वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। सही बात है गलत बात? यस सर। यस सर। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? शॉर्टर डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। सही बात है गलत बात? यस सर। या फिर अपन ये कह सकते हैं ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सही बात है गलत बात? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन हो चाहे ना हो, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है हमें इस पाथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, हमें बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन का पता हो। सही बात है गलत बात? यस यस सर। सर। तब भी हम बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। पाथ कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही पाथ हो, कोई भी पाथ हो सकता है। ये वाला पाथ से भी मूव कर सकता है। समझ में आ रही है बात? कोई हाँ भी पाथ सर। हो, यस सर। दोनों के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड ही केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए। बीच की पोजीशन, बीच के पाथ से हमें कोई लेना देना ही नहीं है कि पार्टिकल कैसे कैसे मूव किया, राइट? ओके आया सर। ना? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कोई और पोजीशन पे, लेट अस सपोज अपन ने जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे मूव करना चालू किया, उस टाइम पे हमने यहाँ पे स्टॉप वॉच चालू कर दी। समझ में आ रही है बात? सुन रहे हो भाई? यहाँ पे एक स्टॉप वॉच थी, जैसे ये पार्टिकल, आप लोग स्टॉप वॉच जानते हो ना, इस तरीके से स्टॉप यस वॉच सर। हाँ। और जैसे ये पार्टिकल यहाँ से चालू हुआ तो हमने स्टॉप वॉच चालू कर दी और इसकी रीडिंग आएगी, ठीक है ना बेटा? इसकी रीडिंग आएगी, यार इसको छोड़ो बाहर में। इक्वल टू 0 पे हमने स्टॉप वॉच चालू, फिर ये कोई टाइम पे यहाँ पहुंच गई, इक्वल टू T1 पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इक्वल टू 1 पे, इक्वल टू 2 पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इक्वल टू 3 पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इक्वल टू 4 पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। अगर मैं ये बोलूं कि बताओ T इक्वल टू 0 से लेके 3 तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप फाइनल पोजीशन किसको मानोगे? सर बी। T3 के पॉइंट। T3 तक इसको फाइनल पोजीशन मानोगे, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला। सही बात है गलत बात? यस सर। यस हाँ सर। सर। तो डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन का ही अधीन है, डिफाइंड बाकी होता है। पोजीशन से उसको कोई लेना देना नहीं। ये डिस्प्लेसमेंट जो अपन मैंने यहाँ पे बनाया है S डैश इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू 3। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से 1 से 3 तक भी डिस्प्लेसमेंट दे सकते हो, ठीक है ना? 0 से 2 तक का डिस्प्लेसमेंट दे सकते हो, कहीं तक का भी डिस्प्लेसमेंट दे सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट ए डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। दिस इज जस्ट ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सही बात है गलत बात? यस यस सर। सर। ये इंडिया है, ये यहाँ पे गुजरात हो गया, और ये यहाँ पे महाराष्ट्र मुंबई हो गया, राइट? दिल्ली कहाँ पे? यस और सर। ये यहाँ पे दिल्ली हो गया, राइट? ऐसा है ना, दिल्ली यहीं पे है कहीं, यस सर। ये मुंबई है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, किसी बंदे से मैंने पूछा कि यार मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है और मेरे पास अपना खुद का हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, ठीक है ना? तो तुम बताया मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊँ, मतलब मैं किधर जाऊँ? और उस बंदे ने मुझे ये बोला कि आप एक काम करो, अपना हेलीकॉप्टर लीजिए
और 1400 किलोमीटर चले गए, आप दिल्ली पहुंच जाओगे मुंबई से। क्या उसने मेरे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी? नो No, सर, sir. डायरेक्शन नहीं दी। उसको डायरेक्शन बतानी No, चाहिए। तो वो एक्चुअली मेरे को क्या बता रहा है, वो मेरे को डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि मुंबई से दिल्ली का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, जिसका मैग्नीट्यूड 1400 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात? Yes, Yes. sir. हाँ। अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट के लोग नहीं जाऊंगा, क्योंकि ट्रेन में बहुत सारी बाधाएं आती है। मुंबई से पहले नासिक जाएगी ट्रेन, फिर कहीं और जाएगी, फिर कहीं और, ठीक है ना, भोपाल, आगरा, ऐसे ऐसे करते करते दिल्ली पहुंचेगी। डिस्प्लेसमेंट ट्रेन का और जो प्लेन गई है ब्लू लाइन के अलॉन्ग या हेलीकॉप्टर गया है, उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि आपने पाथ कौन सा लिया। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर है बस। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है, तो इट इज ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? No, sir. नो सर। आगे चलता हूँ। अब जैसे हमारे पास एक वर्ड टर्म आती है हमारे पास, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ तक गया और वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, राइट? तो वो कोई टाइम t इक्वल टू टी पे, ये जो लेफ्ट वाला t बोलता हूँ ना, ये तो टाइम है। ये बोला है कि मैं टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, और कौन से टाइम की? जब टाइम t था उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई ऐसे मत बोलना Yes, सर sir. t तो हमेशा t के बराबर ही होता है। तो पीछे लेफ्ट वाला तो बस ये बोल रहे हैं कि कोई टाइम t पर, कोई टाइम t पर, ये एक्चुअली t इक्वल टू टी कहने का मतलब है कोई टाइम t पर, ठीक है। कोई टाइम हाँ, t sir. पर अगर मैं एक छोटा सा इंटरवल लूं dt, और उस dt इंटरवल के अंदर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ ds। समझ में आ रही है बात? ये टाइम t इक्वल टू टी था, और ये टाइम है t प्लस dt। तो इनके बीच में जो इंटरवल है टाइम का, वो बहुत ही छोटा सा इंटरवल है। समझ में आ रही है बात? और छोटे से इंटरवल Yes. में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल से लेके फाइनल तक, वो है ये ds। तो ds इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। समझ में आ रही है बात? सुन रहे हो क्या मेरी बात? हाँ, sir. ds इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। तो जब अपन dt टाइम के छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो वो dt टाइम जहां से शुरू हो रहा है वहां से लेके dt टाइम जहां पे खत्म हो रहा है वहां तक के डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। कोई ऐसा ना सोचे कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सर एक बार फिर से बोलो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी अपन इस तरीके से छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ds डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt, तो वो dt टाइम कहाँ से चालू हुआ? t इक्वल टू टी से चालू हुआ ना, और कहाँ पे खत्म हुआ? यहाँ पे खत्म हुआ। सही बात है गलत बात? हाँ सर। इसके बीच के डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। कोई ये ना सोचे कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से देखा जाएगा। dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट तो जीरो से लेके इस टाइम तक का। सही बात है गलत बात? Yes, sir. अरे हाँ या ना? अब हाँ, देखिए, sir. हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, या फिर इट इज द वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से ही मेजर किया जाता है, राइट? एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट। इस dt टाइम वाले का डिस्प्लेसमेंट की अलग बात है, ये तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ dt टाइम इंटरवल का। इसमें स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूँ इस dt टाइम इंटरवल का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। सही बात है गलत बात? Yes, sir. यस सर। आया ना?
अदरवाइज जब हाँ भी सर। आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से ही मेजर करें, राइट। अगर वो आपको कुछ नहीं बोलता है कि बताइए इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर किया जाएगा, हमेशा इनिशियल पोजीशन से मेजर किया जाएगा कि इनिशियल से फाइनल की दूरी डायरेक्ट क्या है। सही बात है गलत बात? कहीं उसमें ओरिजिन लेके मत बैठ जाए, सुन रहे हो? यस सर। यस सर। समझ में नहीं आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आ गया सर। देखिए चलो मैं एक थोड़ा सा इसमें एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस सपोज कोई पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो पार्टिकल यहाँ से चालू कर रहा है अपना मोशन, ये एक्स इक्वल टू 2 है, और 5 सेकंड बाद ये टी इक्वल टू 0 पे यहाँ से चालू कर रहा है, इधर जा रहा है। 5 सेकंड बाद वो एक्स इक्वल टू 7 पे है। मैं बोलूँगी 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम कितना बताओगे? 7 बताओगे या 5 बताओगे? 5। 5 डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर किया जाएगा? जहाँ पे टी इक्वल टू 0, जहाँ पे आपने इनिशियल पोजीशन लिया। समझ में आ रही है बात? यस। वहां से। अब हो सकता है कि पार्टिकल पीछे से चल के आ रहा हो, इधर से चल के आ रहा हो, तुम ये बोल सकते हो कि सर आपने इनिशियल पोजीशन इसी को क्यों लिया? देखिए ऑब्जर्वर जब देखना चालू करता है ना, तब जहां पे पार्टिकल होता है वही उसकी इनिशियल पोजीशन होती है। समझ में आ रही है बात? हमें इसके पीछे की मोशन को लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमने इससे पीछे इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया। सही बात है गलत बात? यस सर। पीछे से जरूरी थोड़ी है वो इधर से आ रहा हो सकता है इधर से आया हो, अपने को क्या पता। टी इक्वल टू 0 किसको लिया जाता है? जहां से हमने देखना ऑब्जर्व किया, स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से हमने मोशन Yes, को sir. स्टडी करना शुरू किया। सही बात है गलत बात? उसको टी इक्वल टू 0 लिया और उसी को इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट, अब इसके आगे का जो भी डिस्प्लेसमेंट देखूंगा वो इस पोजीशन से देखूंगा, पीछे के कोई पोजीशन से मतलब। समझ में आ रही है बात? क्योंकि मैंने यहाँ से देखना शुरू किया तो मेरे लिए यही Yes. इनिशियल पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट। अब ये जिधर भी जाएगा मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस पोजीशन से मेजर करूंगा। सही बात है गलत बात? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को तकलीफ है? नो सर। नो सर। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बहुत बड़ा है। बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही समझ लेते हैं और कहते हैं कि सर बस इतना ही डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर है। मैंने आपको अभी अभी ये बात बताई कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से अगर हमें पता चल जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। सही बात है गलत बात? यस सर। लेकिन हम डिस्टेंस नहीं बता सकते। डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल। दिस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ये पाथ की लेंथ है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो इसलिए आपको पाथ बताना जरूरी है कि आप कहां से कैसे कैसे चले हो। ये इस पूरे पाथ से अपन कंसर्न है इस बार, अब की बार। पहले हमें कोई मतलब नहीं था पाथ से कि आप कैसे कैसे आए हो वापस, हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब था। ये इस पूरे पाथ की लंबाई है। सही बात है गलत बात? इसकी लंबाई मेजर कर लो आप, वही डिस्टेंस है। तो इसमें केवल लंबाई मेजर की जा रही है, तो इसका केवल एक मैग्नीट्यूड होगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ये केवल लंबाई से ही बात कर रहे हैं, अपन लंबाई के बारे में बता रहे हैं, कितना चला, इतना चला। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes. तकलीफ तो बेटा किसी को?
नो सर। इसलिए हम ये डेफिनेशन बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल से फाइनल तक आप सबसे कम कौन सा चल सकते हो, इसी पाथ के लॉन्ग चल सकते हो सबसे कम। आपको इनिशियल से फाइनल जाना है और सबसे कम चलना है, सबसे कम लंबाई चलनी है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ पाथ। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ विच यू कैन ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और वही डिस्प्लेसमेंट है। सही बात है गलत बात? यस सर। तकलीफ है बेटा किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है ना। तो डिस्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तीनों हो सकती है क्या? नो सर। नो सर। क्या डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है? हाँ सर। हो सकती है क्या? ऑब्वियसली लंबाई तो मेजर करोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही Yes, आएगा, ठीक है ना, हो सकती है। यस सर। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या? नो सर। नो सर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि किसी पाथ की लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकती है? आप उल्टा चल रहे हो, इधर चल रहे हो, तो क्या फिर भी तो एक लंबाई तो है ना, कुछ मेजरमेंट तो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, यस सर। नेगेटिव Yes, नहीं sir. है। क्या जीरो हो सकती है डिस्टेंस? यस आप सर। चले ही नहीं है, मैं चला ही नहीं, मैं वहीं खड़ा हूँ काफी देर से। जब से आपने देखना शुरू किया और जब तक आपने देखा तब तक मैं वहीं खड़ा रहा, तो मेरे पाथ की लेंथ क्या है? जीरो। तो डिस्टेंस जीरो हो सकती है, राइट? yes, sir. किसी बच्चे को तकलीफ है? अब अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? यस सर। Negative भी हो सकता अगर वो रेफरेंस मतलब इनिशियल पॉइंट से पीछे जाए तो। देखिए यहाँ पे है ना, वेक्टर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने आपको बताया था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के नेगेटिव होने की बात कर रहे हो आप। समझ में आ रही है बात? तो वेक्टर के नेगेटिव होने की बात क्या करते हैं कि अगर ये ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा? इसके अपोजिट वाला। डायरेक्शन। तो बात ये है कि सर अगर आपने ए से बी को देख रहे हो और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर आप बोल रहे हो कि ए से बी वाला डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर है, तो अगर कोई दूसरा पार्टिकल लेट अस सपोज बी से ए चला जाए तो उसके डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलोगे? माइनस। माइनस। minus S. तो आप क्यों कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो? डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है या नहीं है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट वाली डायरेक्शन को, जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट बी से ए हुआ और आपने पॉजिटिव ले रखा है ए से बी वाले को, तो बी से ए वाला नेगेटिव है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. यस सर। और ए से बी वाला पॉजिटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो कब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? घूम के वही पोजीशन में। ए से चलकर पार्टिकल चले चाहे ना चले, लेकिन उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन वही रहे। अब वो चला है या नहीं चला इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ पे वो पहले था वहीं पे फाइनली है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। समझ में आ रही है? Yes, sir. अरे हाँ या ना? यस सर। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से केवल इतना मतलब है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन को अपने पॉजिटिव लिया है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बस, तो वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अभी कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? कोई कुछ नहीं पूछना चाह रहा? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, वेलोसिटी के बारे में। पहले अपन पढ़ेंगे Okay, वेलोसिटी। sir. आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है बच्चे बोर हो रहे हैं, ऐसा है क्या?
हाँ सर। तो सर